सके। ये स्कॉलरशिप मेरे नाम पर होगी। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए बने रहिए। हर साल इंडिया से करीब 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं। अम्मा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सबके मन में ये सपना होता है कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज में उनको एक जॉब मिलेगी। आपके भाई का सिलेक्शन हो गया है गूगल में और अब बारी है आपकी। उनकी भी तस्वीर न्यूज़पेपर में आएगी और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेंगे, ये छापते हुए कि इंजीनियर मोहक मंगल को मिला 1 करोड़ रुपए का पैकेज। पैसा ही पैसा होगा। पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंजीनियर्स की ऐसी कहानी नहीं है। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। नासकॉम के सर्वे ने दिखाया था कि 15 लाख में से बस 2.5 लाख इंजीनियर्स को ही जॉब मिलती है। आज इंडिया में 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ 50 डिफरेंट तरीके की इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, जिसमें से 504 तो एक स्टेट महाराष्ट्र में है। ये बहुत इम्प्रेसिव लगता होगा, पर सच्चाई अलग है। कुछ कॉलेजेस है जो बहुत ही नामी है, वहीं कुछ कॉलेज एक स्कैम से अलग नहीं है। अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस नामी कॉलेज से आया या फिर इस स्कैम कॉलेज से, वो डिसाइड करता है कि इनको कितने रुपए का पैकेज मिलने वाला है। Because it was very clear by then that one, the curriculum was outdated, but the teaching was very bad. Like we were literally getting nothing out of the college. पर हम इस सिचुएशन में आए कैसे? इस चीज के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। करीब 30 साल पहले जब इंडिया में इंजीनियरिंग का पागलपन स्टार्ट हुआ था। Technology brings a revolutionary change. 1990s और 2000s में इंडिया में एक आईटी बूम आया। I have information at the tip of my finger. 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ऑफिस सेटअप करने लग गई। इस चीज के लिए उनको इंजीनियर्स की आर्मी चाहिए थी, ताकि वो उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाए। पर इन कंपनीज ने इंडियन इंजीनियर्स को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण था कि इंडिया हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हु कुड स्पीक इन इंग्लिश। इंडिया में कई एजुकेटेड लोग थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. दूसरा कारण था कि इन लोगों की सैलरी डिमांड्स यूएस और यूरोप के इंजीनियर से कम थी। एक एवरेज फॉरेन कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट 80% तक कम कर सकती थी इंजीनियर्स को इंडिया में हायर करके। इसके अलावा इंडियन सरकार ने एक अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया था इन मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद करने के लिए। कई इंडियन कंपनी जैसे इन्फोसिस भी ऐसे इंजीनियर्स हायर करने लग गई ग्लोबल कंपनीज को मदद करने के लिए। इसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मांग पूरे देश में बढ़ गई। इंजीनियरिंग की मांग इतनी बढ़ रही थी कि कई लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको लगा कि क्यों ना हम देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल लें, और हमारे देश में ऐसा ही हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। 1994 में उधर 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे 9,335 सीट के साथ, पर 2011 तक आंध्र प्रदेश में 705 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए 2.5 लाख सीटों के साथ। ये चीज दूसरी स्टेट्स में भी हुई। 1996 में उत्तर प्रदेश में बस 12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, और अगले 25 सालों में करीब 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस उधर खुल गए। आपने इनको रिसेंटली न्यूज में देखा होगा। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम उनके बारे में इस वीडियो में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये MP हैं उत्तर प्रदेश से, और वो खुद मालिक हैं 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, जिसमें से कई इंजीनियरिंग है। और वो अकेले पॉलिटिशियन नहीं है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एक करंट MP ओन करते हैं। VIT यूनिवर्सिटी को एक फॉर्मर MP। इंडिया में इनफैक्ट कई कॉलेजेस के मालिक पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि उनके लिए कॉलेज बनाने की परमिशन लेना बहुत आसान है। अब दिक्कत इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने में बिल्कुल नहीं है। दिक्कत यह है कि कॉलेजेस तो बना दिए गए, पर लोग एजुकेशन को भूल गए। Like we were literally getting nothing out of the college. इसी वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कहा है कि जहाँ 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेटली ओन्ड है, पर अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस की बात करेंगे तो उनमें से बस 14% ही प्राइवेट कॉलेजेस है। जिसका मतलब कि मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के स्टैंडर्ड बहुत ही बेकार है। फॉर्मर IIT रूड़की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम व्राट ने कहा कि हमारे ज्यादातर नए कॉलेजेस बस बनावटी हैं। वो अच्छी बिल्डिंग और बड़े बड़े कैंपस तो बना देते हैं, पर फैकल्टी और एजुकेशन क्वालिटी को भूल जाते हैं। पॉलिटिशियंस अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कॉलेज तो बनवा देते हैं, पर कॉलेज बनाने के बाद सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उन कॉलेज को ढंग से देखती नहीं है। जैसे नारायणा ग्रुप के ओनर है
पी नारायणा, जो आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी के मेंबर है, और इंडिया की टेक्निकल इंस्टीट्यूट की रेगुलेटरी बॉडी AICTE ने उनके कॉलेजेस पर कई बार आरोप लगाया गया है कि उनके इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि कई इंडियन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि ये सिचुएशन आ सकती है, पर हमारी सरकार ने ये रेकमेंडेशंस फॉलो नहीं करी। IIM अहमदाबाद के फॉर्मर प्रोफेसर वी रघुनाथन ने कहा कि सरकार पॉलिटिशियंस और बिजनेस पर्संस के साथ मिलकर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रही है। वो कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट एक रियल एस्टेट रैकेट हैं जिन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक मुखौटा पहन लिया है। पर इसमें हम दोष बस पॉलिटिशियंस को नहीं दे सकते, जिम्मेदारी एक और इंस्टीट्यूट को लेनी होगी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में उनका स्टैंडर्ड ठीक है भी या नहीं। आउटलुक मैगजीन ने AICTE को देश में सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक कहा। AICTE को कई अवार्ड्स मिले हैं। 2009 में CBI ने AICTE के मेंबर सेक्रेटरी को अरेस्ट किया करप्शन के लिए। चेयरमैन RA यादव को सस्पेंड किया गया। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम था एशेलॉन, उससे घूस मांग रहे थे, जिसके बदले उस कॉलेज को अनुमति दी जाएगी सीट्स बढ़ाने के लिए। कई AICTE ऑफिशियल्स पर आरोप लगाया है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रूवल दे देते हैं, इसके बावजूद कि वो कॉलेजेस AICTE की रेगुलेशंस का ही पालन नहीं कर रहे। करप्शन तो बस एक प्रॉब्लम है इन कॉलेजेस की, दूसरी प्रॉब्लम है कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस इलीगल पेमेंट्स है जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देते हैं अपने एडमिशन के लिए। ये फीस कुछ लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकती है, और कॉलेजेस ने एक सिस्टम बना लिया है इन पेमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए, जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट कोटा सिस्टम। ये सिस्टम है क्या, मैं बताता हूँ। ये सिस्टम एक लीगल तरीका है, इससे कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। वैसे अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो वो आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इस मैनेजमेंट कोटा में कॉलेजेस करीब 15% सीट्स इन कोटा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा फीस दे सकते हैं इन कॉलेज की एक सीट के लिए। आइडिया ये